जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आपको पता है कि जैसे ही न्यू वीक नए सप्ताह शुरू होते हैं वैसे ही आपका जो है अगले सीरीज भी शुरू हो जाता है। तो इससे पहले मैं 13 तक कर चुका हूं वीडियो सभी सब्जेक्ट का। आज हम लोग यहाँ पे आज से फिर से 14 जो है वीडियो को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम MSN 1 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ज़बरदस्त वीडियो है, देखिएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का, ठीक है। जहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस में दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन। एक तो सीधा टीबी पूछ लेगा, तो टीबी क्या होता है बताना रहेगा, प्रकार पूछेगा, जैसे ब्रेन टीबी, स्किन टीबी, ठीक है ना। अलग अलग टीबी का प्रकार होता है, तो उसमें लंग्स टीबी, ये सब प्रकार है। लेकिन जो आपसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पल्मोनरी टीबी का पूछता है तो पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है फेफड़ा में होने वाला टीबी, समझ गए। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा और ट्यूबरकुलोसिस मतलब पीटीबी मतलब पल्मोनरी टीबी। अब जब टीबी के बारे में पूछेगा तो हम लोग इसे क्षय रोग, तपेदिक और टीबी के नाम से जानते हैं। इसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ पूछेगा आपसे, ओके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये टीबी होता क्या है। क्षय रोग हमसे पीटीबी के बारे में पूछ रहा है, तो पीटीबी है क्या? फेफड़ा में होने वाला टीबी है, समझ गए। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी एक संक्रामक रोग है। क्या है? यह एक संक्रामक, यह एक फैलने वाला रोग है, यह एक इन्फेक्टेड डिजीज है, समझ गए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो किसके कारण फैलता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। नाम याद रखिएगा, क्योंकि यह संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग तभी ना होगा जब कोई ना कोई जीवाणु या कोई ना कोई वायरस अगर अटैक करे, तभी संक्रमण होता है। तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिस जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, समझ गए, याद रखिएगा, पूछता है। इसका मुख्य रूप से व्यक्ति में यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब ये जो पीटीबी है, पीटीबी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह फेफड़ा को अटैक करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, समझ गए। तो यह मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है, इतना समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग जानेंगे कारण, चूँकि हमसे पूछा है कि भाई टीबी होगा किस कारण से होगा, कौन कौन से कारण हैं। तो टीबी होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आप लोग पहले ही जान गए कि यह बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, समझ गए ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण आपको जो है ये आपका होगा। तो पहला तो बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे। उसके बाद अन्य कारण में जैसे गरीबी कैसे होगा? बढ़िया से पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर रहेगा, तो ये जो बैक्टीरिया है अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो टीबी हो सकता है। तो गरीबी एक कारण बनता है। कुपोषण, वही चीज़ें हैं, गरीबी से ही रिलेटेड कुपोषण है। अब मान गए बढ़िया से खाना पीना, बढ़िया से भोजन नहीं मिले, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, तो बॉडी में अटैक करेगा इन्फेक्शन, तो कुपोषण भी एक कारण बनता है। साक्षरता की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। अब टीबी होने के कारण में साक्षरता का क्या काम है? तो साक्षरता इसलिए रीजन बनता है कि जैसे कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है तो गंदे इलाका में जाएंगे तो मास्क लगा कर जाएंगे, ठीक है। देखेंगे डस्ट, धूल ये सब ज़्यादा है तो मास्क लगाएंगे, समझ गए, ताकि सामने वाला का भी जो है श्वसन का असर हमारे ऊपर ना पड़े, समझ गए। हाथ पैर धोकर भोजन करेंगे, मतलब एक साक्षरता के जो है दिखाता है कि व्यक्ति कैसे रह रहा है, ठीक है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी कारण बनेगा, जिसमें नहीं होगा वो इस सब चीज़ नहीं करेगा। पर्यावरणीय अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशन। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वो पर्यावरण आसपास दूषित है, उसी दूषित में आपका हो सकता है ये जीवाणु मौजूद होगा और वह आपके श्वसन के जरिए अंदर चला जाएगा। तो पर्यावरणीय अस्वच्छता भी कारण बनता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका। अब मान गए अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका है, वहाँ पे आप थोड़ी ना जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस चीज़ से ग्रसित है। अब इतना भीड़ है कि उसमें मान गए हो सकता है टीबी का भी व्यक्ति हो जो टीबी से ग्रसित हो। अब वो टीबी वाला व्यक्ति श्वसन छोड़ेगा तो उससे में जीवाणु रहता है छोड़ने पर, और उस छोड़े हुए गैस को कोई दूसरे व्यक्ति जो है वातावरण से श्वसन में लेता है तो होने का खतरा रहता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाका में मास्क वगैरह लगा कर जाइए।
परिवार में किसी को टीबी, अब हिस्ट्री होता है, फैमिली आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या किसी को टीबी है वगैरह वगैरह, तो एक कारण बनता है परिवार में भी अगर टीबी है तो। धूम्रपान भी इसका कारण बनता है क्योंकि आपके फेफड़ा को कमज़ोर करता है और उस कंडीशन में आपके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है, समझ गए। शराब भी कारण बनता है। तो ये सब जो है कुछ कारण है जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन कारणों को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, संचार का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टीबी कैसे एक से दूसरे में किसी व्यक्ति को फैलता है। तो यहाँ पे अब हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि कैसे ये फैलता है। जो कि संक्रामक रोग है तो संक्रामक रोग भाई फैलता भी है, तो फैलता है कैसे फैलेगा, कैसे एक से दूसरे में यह ट्रांसमिशन जो है होगा। तो देखिए जो ये टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी जो होता है, यह मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है। यानी ड्रॉपलेट संक्रमण, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिंदुक संक्रमण होता है। जो कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव मीन्स अगर कोई टीबी वाले पॉजिटिव व्यक्ति है जिसको टीबी है, तो अगर वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, बोल रहा है और कहीं ना कहीं खांसने, छींकने, थूकने और बोलने के माध्यम से उसके मुंह से कुछ न कुछ छींटा निकलता है। आप लोग भी देखते महसूस करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल व्यक्ति से भी निकल जाता है, तो उसके पॉजिटिव व्यक्ति के मुंह से अगर निकलता है ये सब बोलने, खांसने, छींकने के बाद, तो उसके चूँकि वह पॉजिटिव है तो उसके बॉडी से कोई भी सिक्रेशन होगा, कुछ भी निकलेगा तो उसमें तो भाई वो बैक्टीरिया है ही, तो वह छींकता है, खांसता है और कुछ भी अगर उसके मुंह से निकल रहा है इनहेल, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको इनहेल कर रहा है, अपने श्वसन के जरिए उसे ले लिया, तो उसे ही हम लोग जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये ड्रॉपलेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके टीबी को फैलाने के लिए। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, ओके। अब इसमें होता ये है, मस्ट रूप से आप लोग देख लीजिए, फेफड़ा को प्रभावित करता है। आपको फेफड़ा में जो है यह संक्रमित कर देता है। फेफड़ा के किसी भाग में आपको जो है चिट्टी टाइप से यह जो है हो जाता है। अगर किसी को टीबी होता है तो यह फेफड़ा में होल टाइप, आपको लगेगा कि फेफड़ा में छेद हो गया है, ठीक है ना। इस टाइप से एक दो जगह पर जो है चिट्टी टाइप से मार देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्पॉट जो देख रहे हैं, तो यह फेफड़ा में आपका स्पॉट जो है दिखता है, समझ गए। तो यही फेफड़ा को प्रभावित करता है जब टीबी होता है, तो समझ गए। अब इसमें सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को बुखार रहता है, समझ गए, रात्रि में पसीना आता है व्यक्ति को, समझ गए। उसके बाद हमेशा जो है कफ बना रहता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए। और जब वो खांसता है, जब वह थूक बीगता है तो उसमें जो है ब्लड आता है, समझ गए। उसके चेस्ट पेन होता है, श्वसन, सांस लेने में कष्ट होने लगता है क्योंकि फेफड़ा को इफेक्टेड कर दिया है तो सांस लेने में परेशानी होगा ही। और जब सांस लेने में परेशानी होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा। ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो व्यक्ति में ब्लड का जो लेवल है, एनीमिया, वो भी हो सकता है। इसमें जो है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, समझ गए। तो इस टाइप से बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मेन जो लक्षण है, मेन लक्षण ये लक्षण है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, समझ गए। इससे रिलेट, अब बुखार होता है, व्यक्ति कमज़ोर हो ही जाएगा। बुखार में हेडेक होता है, समझ गए, पूरे बॉडी में दर्द होता है तो इससे रिलेटेड होगा। नाइट में जो है पसीना चलता है, आदमी बेचैन होता है, समझ गए। कफ बनेगा, खांसने में, थूकने में ब्लड आता है तो ये सब होगा, समझ गए। चेस्ट पेन होगा, सीने में जो है दर्द होगा और सांस जो लेगा वो व्यक्ति जो है उसमें कठिनाई होता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है आपके होते हैं, ठीक है। यही लक्षण है, यहाँ पे देख लीजिए, क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक कफ होता है, समझ गए। बलगम में रक्त आना, वही बलगम में थूकने पर जो है रक्त आता है। एनीमिया होता है, बता दिए। वजन काफ़ी कमने लगता है व्यक्ति का, बुखार रहता है, समझ गए। और व्यक्ति में चक्कर आने लगता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस तेज चलने लगता है, भूख नहीं लगता है व्यक्ति के अंदर, रक्त का उल्टी हो सकता है। तो ये सब मैं आपको लक्षण बता दिया, ये आप लोग लिखिएगा, समझ गए। अब रही बात इसके निदान, भाई अगर किसी को टीबी होता है, पीटीबी या टीबी होता है, तो उसमें आप क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक डॉक्टर क्या क्या डायग्नोस्टिक लिखते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस में कोई अगर इन्फेक्शन वाला बीमारी हो तो आप उसको हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास लेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण है। हर एक बीमारी में आप लोग डायग्नोसिस में लिख दीजिएगा, ठीक है। रही बात, चूँकि फेफड़ा में समस्या है तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, समझ गए। टीबी का टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये टेस्ट करवाते हैं हम लोग।
टीबी का पीसीआर टेस्ट होता है वो करवाते हैं, एफएनएसी टेस्ट होता है। तो ये सब जो है टेस्ट जो है हम लोग जो है करवाते हैं टीबी में, समझ गए। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब आगे अगर कोई मान गए टीबी है तो टीबी और क्या रूप ले सकता है और क्या जटिलता जो है उत्पन्न कर सकता है। तो टीबी अन्य जटिलता में ये उत्पन्न कर सकता है कि यह अन्य अंगों में फैल सकता है, जैसे स्किन में, ब्रेन में, समझ गए। तो अन्य यह हिस्सों में फैल सकता है टीबी, समझ गए। इसमें आपका रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है। अगर टीबी बहुत खतरनाक रूप ले लेगा तो आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो जाएगा। जब श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा तो व्यक्ति श्वसन नहीं कर पाएगा, फिर डेथ हो जाएगा, समझ गए। खून में व्यक्ति को कमी हो जाता है और लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो ये कुछ जटिलता है। जटिलता तभी होता है जब कोई बीमारी काफ़ी भयंकर रूप ले लेता है, समझ गए। रही बात इसके उपचार की, तो टीबी में जो उपचार होता है मैं बता दूं, टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम जो दवाइयाँ दी जाती है वो कुछ दवाइयाँ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए आपसे बार बार एक ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, समझ गए। तो आप जो है इसको जो है ज़रूर याद रखिए। मैं पहले भी बताया था, इसका एक आप लोग याद रखिए, PRICE। एक होता है प्राइस, प्राइस मतलब जो कीमत होता है वो प्राइस नहीं है, ठीक है। आप इसे प्राइज करके याद रखिएगा, PRICE। अब कैसे ये याद करने में अच्छा करेगा, देखिए P फॉर पैराजिनामाइड, P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, ठीक है, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, E फॉर इथाम्बुटॉल, याद रहेगा। P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड E फॉर इथाम्बुटॉल। ये 5 महत्वपूर्ण दवाइयां हैं टीबी में जो है चलता है, समझ गए। यह एंटी ट्यूबरकल मेडिसिन है ये सब, और ये दवाइयां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो ये रिफाम्सिन है, यह रिफाम्सिन आपका टीबी में भी चलता है और यह आपका कुष्ठ रोग में भी चलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सी दवाई है जो टीबी और कुष्ठ दोनों में चलता है, तो रिफाम्सिन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप इसका डोज याद करना चाहते हैं तो डोज यहाँ पे दिया गया है, डोज याद कर सकते हैं। आइसोनिजाइड के लिए 600 mg, रिफाम्सिन भी 400, 450 से 600 mg, पैराजिनामाइड 1500 mg और इथाम्बुटॉल जो है आपका 1200 mg, ठीक है, और 750 mg। अब ये डोज कैसे कहिएगा कि हम कैसे याद रखें, डोज मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग PRICE प्राइज याद रखे हैं ना, तो P सबसे आगे है तो याद रखिएगा ओ पैराजिनामाइड, P से पैराजिनामाइड और सबसे पहले है, मीन्स यह सबसे ज़्यादा डोज का है, तो 1500 mg का है, तो 1500 mg का पैराजिनामाइड सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा डोज का है, ओके। उसके बाद जो इथाम्बुटॉल है यह सेकेंड सबसे ज़्यादा डोज का है, इथाम्बुटॉल तो सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट वाला जो इथाम्बुटॉल है यह जो है पैराजिनामाइड से थोड़ा कम है, यानी 1200, लास्ट वाला ये 1200। बाकी जो बीच वाला है 400, 500, 700 यही है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे कम है तो 750 होगा, ठीक है। फिर इससे कम आपका आइसोनिजाइड है तो 600 होगा, ठीक है ना। उसके बाद रिफाम्सिन है तो 450 से 600। तो याद करना बड़ी आसान है, पहले सबसे बड़ा पैरा, उसके बाद ई, फिर ई और फिर ई और फिर बी, याद रखिएगा, बड़ी आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं मान गया कि आप 5 दवाई तो चलता है टीबी में, लेकिन उसके बाद जो होता है आपको मैं बता दूं कि कुछ उपचार जो है दिए जाते हैं। जैसे चलता है डॉट्स थेरेपी, ठीक है ना, डॉट्स थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह डॉट्स थेरेपी आप लोग नाम सुने होंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें जो है होता यह है कि मरीज को डायरेक्ट स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर, PHC पर जाकर वहाँ पर दवाई जो है स्टाफ के निगरानी में दिया जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये है, इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ होती है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन में दी जाती है, समझ गए। चलिए ये हो गया। 7वां है, टीबी को रोकने हेतु नवजात शिशुओं को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जो जन्म के समय ही लग जाता है और लगना भी चाहिए। तो ये सब कुछ उपचार है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। तो टीबी वाले मरीजों को आप स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे, नर्सिंग प्रबंध भी करेंगे, सब चीज़ होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नर्सिंग प्रबंध। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध आपको एग्ज़ाम में टॉपिक चुनना है। कैसे टॉपिक चुनना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। टॉपिक कहाँ से चुनेंगे, लक्षण और कारण से जो है आपको चुनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लक्षण है, लक्षण में क्या है, लक्षण में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है,
समझ गए। इसमें बुखार होता है मेन, तो बुखार के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे वो चीज़ें लिखेंगे। पहला पॉइंट बुखार का प्रबंध होगा। दूसरा प्रबंध क्या चीज़ करेंगे, रक्ताल्पता एनीमिया का प्रबंध। एनीमिया के प्रबंध के लिए फॉलिक एसिड देते हैं, ज़्यादा कम जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। इसमें व्यक्ति को ऑक्सीजन सेचुरेशन कम सकता है, समझ गए, तो ऑक्सीजन का प्रबंध करेंगे, समझ गए। दूसरी चीज़ है, इसमें व्यक्ति का पोषण काफ़ी ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगता है, तो पोषण का प्रबंध करेंगे, मरीज के हिसाब से पोषण का प्रबंध होगा, ठीक है ना। उसके बाद व्यक्ति को जो है संक्रमण से बचाएंगे, संक्रमण का प्रबंध, ठीक है ना, ताकि और भी कोई संक्रमण ना हो, तो संक्रमण का प्रबंध करेंगे, समझ गए ना। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जो है क्या करना है, प्रबंध करके और उसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं तो सीधा यहाँ पे दे दिया हूँ कि नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या होगा। जैसे देख लीजिए, रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करें, रोगी से मिलने वालों की संख्या को नियंत्रित करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में ही रखना चाहिए, जहाँ भी टीबी वार्ड हो। रोगी को रोग फैलने और रोकने संबंधी शिक्षा एजुकेशन देंगे। रोगी को एकांत प्रदान करनी चाहिए। रोगी के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल रहा है उसको उचित तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वरना उससे दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। रोगी को दी जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, साइड इफेक्ट का। किसी भी प्रकार का अगर जटिलता हो, दुष्प्रभाव हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। आगे है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझ गए। रोगी को डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करनी चाहिए। रोगी एवं उसके परिजनों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये तो हो गया नर्सिंग प्रबंध। देखिए, नर्सिंग प्रबंध कोई भारी चीज़ नहीं है, आप खुद से सोच के लिखिए। आप कारण जान गए, लक्षण जान गए, इसमें होता क्या है बीमारी में वो जान गए, तो नर्सिंग प्रबंध तो उसी चीज़ में तो हेल्प किया जाता है। डॉक्टर जो चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें नर्स जो है देखभाल करती है, कुछ चीज़ें अपना से भी नर्स जो है सहायता करती है मरीज को। तो नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट काम ही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया ना। जो जैसा मरीज है, जो जैसा बीमारी है, वैसा प्रबंध हम करते हैं, वैसा प्रबंध हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो वही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया। अब इसके लिखने का तरीका है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लाइन से लाइन 1 2 3 4 5 जितना लाइन हमें लिख पाते हैं लिख दिए। एक तरीका होता है नर्सिंग प्रबंध लिखने का, एक तरीका ये होता है कि हम पहले 4-5 पॉइंट दिमाग में सोच ले कि इसमें मेन चीज़ें क्या क्या होगा, क्या क्या हमको प्रबंध क्या करना है। तो हम लोग सोच लिया, छाती में दर्द होता है तो चेस्ट पेन के लिए हम लोग जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देख लिए कि फीवर होता है इसमें, तो फीवर के लिए प्रबंध करेंगे। क्रॉनिक कफ होता है तो कफ के लिए प्रबंध करेंगे, 2-4 लाइन सब में लिखते जाएंगे, समझ गए। हम देखते हैं कि इसमें एनीमिया होता है तो एनीमिया के लिए प्रबंध करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको 5-7 स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा देंगे, महत्वपूर्ण है टीबी वाले मरीजों का। तो एक जो है स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, प्रबंध में ये भी रहेगा, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग प्रबंध के, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो, समझ गए ना। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपनी ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।